आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के उस आश्चर्यजनक आर्थिक सफर की। एक ऐसा राज्य जो 1960 के दशक में भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। चलिए 60 सालों के इस बड़े बदलाव को थोड़ा करीब से समझते हैं। जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। 1960 के दशक में बंगाल राष्ट्रीय जीडीपी में 10.5% का भारी भरकम योगदान देता था। ये एक विशाल औद्योगिक हब था और आज ये योगदान गिरकर सिर्फ 6.5% रह गया है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI की बात करें तो 28 राज्यों में ये खिसककर 27वें नंबर पर आ गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस औद्योगिकीकरण की नींव रखी? तो इस पूरे विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। बंगाल का स्वर्णिम युग, 1960 का वो टर्निंग पॉइंट, हड़तालों का दौर, सिंगूर विवाद और अंत में राज्य की वर्तमान आर्थिक वास्तविकता। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, बंगाल का स्वर्णिम औद्योगिक युग, जो असल में इस राज्य की समृद्धि का आधार था। मशहूर अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन की रिसर्च एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। 17वीं और 18वीं सदी में पूरी दुनिया की जीडीपी में अकेले बंगाल का हिस्सा 12% था, और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो पता है देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 27% सिर्फ और सिर्फ बंगाल से आ रहा था। टाटा स्टील, बाटा, हिंदुस्तान मोटर्स, ये सब दिग्गज कंपनियां यहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रही थीं। 1951 में भारत का पहला IIT भी खड़गपुर में ही खुला था। मतलब 1960 तक ये राज्य एक बेहतरीन स्थिति में था, एकदम टॉप पर। लेकिन फिर आता है हमारा दूसरा भाग, 1960 के दशक का वो टर्निंग पॉइंट, जहां से चीजें बिगड़ी और पलायन की शुरुआत हुई। हालात तब तेजी से बिगड़ने लगे जब 1967 में एक भयानक खाद्य संकट आया। चावल और गेहूं के दाम अचानक आसमान छूने लगे और इसके साथ ही शुरू हुई भयंकर राजनीतिक उथल-पुथल। 1968 में मशहूर अभिनेता अशोक कुमार के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अचानक हिंसक घटनाएं हुई, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी साल बड़े व्यापारिक नेताओं को भी सीधे तौर पर निशाना बनाया जाने लगा। रिपोर्ट्स की माने तो 1968 में कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग के ठीक बाहर जाने माने उद्योगपति आदित्य बिरला के साथ सरेआम बदसलूकी की गई। उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। ये घटना कोई आम बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित हुई। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने अपना सारा निवेश हमेशा के लिए बॉम्बे शिफ्ट कर लिया, और बस यहीं से बड़े उद्योगों के बंगाल छोड़ने का वो सिलसिला शुरू हुआ जो फिर रुका ही नहीं। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, हड़तालों का दौर और औद्योगीकरण, यानी उग्र ट्रेड यूनियन का युग। 1980 के दशक तक आते आते एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिस पर यकीन करना मुश्किल है, 100। जी हाँ, बंगाल में हर साल औसतन 100 से ज्यादा औद्योगिक हड़तालें होने लगी थीं। छोटी छोटी बातों पर फैक्ट्रियों में ताले लग जाते थे। इसका सीधा असर ये हुआ कि हिंदुस्तान मोटर्स और बाटा जैसी दिग्गज कंपनियों ने धीरे धीरे अपने कारखाने या तो बंद कर दिए या फिर चुपचाप दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर लिए। उस दौर की सोच को समझने के लिए ये नारा ही काफी है, कंप्यूटर खाबे ना लो खाबे, यानी कंप्यूटर खाएगा या इंसान खाएगा। ये नारा साफ दिखाता है कि उस समय आधुनिकीकरण और नई तकनीक का कितना जबरदस्त विरोध हो रहा था। श्रमिक आंदोलनों ने तकनीक को सीधे तौर पर रोजगार का दुश्मन मान लिया था। और इस वैचारिक विरोध का नुकसान कितना बड़ा था। जब पूरा देश IT क्रांति की तैयारी कर रहा था, तब भारत का IT हब बनने का सबसे पहला प्रस्ताव पश्चिम बंगाल के पास ही आया था। लेकिन कंप्यूटर के इसी भारी विरोध के चलते राज्य सरकार ने इसे साफ ठुकरा दिया। नतीजा, ये शानदार मौका बेंगलोर की झोली में जा गिरा, और आज हम सब जानते हैं कि बेंगलोर भारत की IT राजधानी है। उद्योगों के पतन के साथ साथ पूरा सिस्टम ही चरमराने लगा था। आंकड़े बताते हैं कि 1977 से 2011 के बीच 28,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गईं। शिक्षा के क्षेत्र का तो इतना ज्यादा राजनीतिकरण हो गया था कि काबिलियत से ऊपर पार्टी के प्रति वफादारी को रखा जाने लगा। इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये हुआ कि राज्य के बेहतरीन प्रोफेसर्स और दिमाग दिल्ली और विदेशी यूनिवर्सिटियों की तरफ पलायन कर गए। इसे ही तो ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और देखते ही देखते 2011 तक साक्षरता दर में बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी काफी पीछे छूट गया। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, सिंगूर विवाद और सत्ता परिवर्तन। यहाँ हम टाटा नैनो के निकास को समझेंगे। 2000 के दशक में हालात बदलने की एक बड़ी कोशिश हुई थी, लेकिन एक बहुत बड़ा ऑटोमोटिव प्रोजेक्ट भी राज्य के हाथ से फिसल गया।
2006 में सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट के लिए जमीन दी गई, लेकिन तुरंत ही इसके खिलाफ लंबे और हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। 2007 में नंदीग्राम की झड़पों में 141 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस लगातार चल रही अशांति को देखकर आखिरकार 2008 में रतन टाटा को अपना नैनो प्लांट सिंगूर से हटाकर गुजरात ले जाना ही पड़ा। ये सब हमें लाता है आज के दौर में। भाग 5, वर्तमान आर्थिक वास्तविकता, जहां हम कल्याणकारी योजनाओं और उद्योगों के बीच की स्थिति को देखेंगे। 2011 में जब नेतृत्व बदला तो लगा शायद कुछ बदलेगा, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि जमीनी स्तर पर पुरानी कार्यप्रणाली ही नए रूप में चलती रही। पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता नई पार्टी के झंडे के नीचे आ गए। कंस्ट्रक्शन और मटेरियल सप्लाई को कंट्रोल करने वाले सिंडिकेट्स आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं। इसके साथ ही PMAY और मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं से कटमनी वसूलने की खबरें और शारदा पोंजी जैसे बड़े वित्तीय घोटाले लगातार सुर्खियों में बने रहे। सिस्टम में भ्रष्टाचार किस हद तक पैठ बना चुका है, इसका एक बड़ा उदाहरण SSC भर्ती घोटाला है। जांच के दौरान जब छापे पड़े तो पूरे 50 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए, और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? उन हजारों योग्य युवाओं पर जो मेरिट के आधार पर नौकरी की उम्मीद कर रहे थे। हाईकोर्ट को मजबूरन 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां एक झटके में रद्द करनी पड़ी। उनका भविष्य अचानक से अंधकार में चला गया। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। वर्तमान प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं और वो असरदार भी रही हैं, जैसे कन्याश्री योजना, जिसने लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में काफी बड़ी कमी की है। लक्ष्मीर भंडार योजना से परिवारों की महिला मुखियाओं को सीधे वित्तीय मदद मिल रही है, और 2 रुपए किलो चावल योजना ने सच में गरीब परिवारों को बहुत जरूरी खाद्य सुरक्षा दी है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात क्या है? ये कि ये कल्याणकारी मॉडल गरीबी को मैनेज करने में तो बहुत प्रभावी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मजबूत औद्योगिक आधार न होने के कारण ये गरीबी को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। उद्योगों की इसी भारी कमी की वजह से आज भी उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को नौकरी की तलाश में अपना राज्य छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगर हम अतीत और वर्तमान को आमने सामने रखकर देखें तो ये 60 साल का सफर साफ समझ आता है। एक तरफ वो अतीत था जहां बंगाल देश का 27% औद्योगिक उत्पादन करता था, शिक्षा में सबसे आगे था और एक ग्लोबल एक्सपोर्टर था। और दूसरी तरफ आज का वर्तमान है जहां कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत ज्यादा निर्भरता है और रोजगार का बाजार एक तरह से रुक सा गया है। ये एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस से वेलफेयर इकोनॉमी में बदलने की पूरी कहानी है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या एक राज्य जिसने कभी पूरे देश के उद्योगों को लीड किया था, वो वापस इस कल्याणकारी अर्थव्यवस्था से निकलकर फिर से एक औद्योगिक पावर हाउस बन सकता है? 60 सालों से चले आ रहे इस पूंजी पलायन के ट्रेंड को उलटने के लिए आखिर क्या साहसिक कदम उठाने होंगे, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।